नमस्कार, हेलो एवरीवन। मैं सीए मनीष कोठारी आप सबका स्वागत करता हूं। सीए फाउंडेशन के पेपर 1 अकाउंटिंग हम कर रहे हैं और चैप्टर 10 पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंट्स के अंदर यूनिट 4 का पहला पार्ट हमने किया था, जहां पर हमने कुछ कंसेप्ट समझे थे और इलस्ट्रेशन 1 to 3 कंप्लीट किया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 से। तो चलिए चलते हैं यूनिट 4 रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। K, L, and M are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2। मतलब ये पुराना रेशियो है। Due to illness, L wanted to retire from the firm on 31st March 22 and admit his son N in his place। मतलब यहाँ पर दो चीज हो रही है, एक पार्टनर रिटायर कर रहे हैं और एक फ्रेश पार्टनर आ रहे हैं। हालांकि उसी की जगह पर आएंगे तो जो भी कैपिटल वगैरह है वो टेक ओवर करेंगे, या तो उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो सेम रहेगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसमें हमें दोनों चीजों का ध्यान रखना है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर एज वेल एज एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। चलिए, कैपिटल दोनों की दी हुई है। रिटायर कौन कर रहा है? मिस्टर एल। सो उनकी 60,000 कैपिटल हाईएस्ट है। On retirement of L, assets were revalued. Furniture rupees 10,000 and inventory intake rupees 30,000। तो चलिए, फर्नीचर जो है उसका फ्रेश वैल्यूएशन किया गया है और ये नया वैल्यू जो है वो 10,000 है, मतलब कि -10,000 इसका डेप्रिसिएशन हुआ है। इन्वेंट्री जो है 50,000 थी, अब 30,000 हो गई है। सो इट्स -20,000 and it is fresh value is 30,000। On admission of the new partner, goodwill was valued at 50,000। चलिए, तो गुडविल का हिस्सा भी निकाल लेंगे हम। Partners are being paid off their extra balance to make capital proportionate by keeping N's capital as base। N जो कि नए आने वाले हमारे पार्टनर है, उसके कैपिटल को बेस रख के हम सारी एंट्रियाज करेंगे। You are required to give necessary journal entries, balance sheet and capital account of the partners। So my dear friends, सबसे पहले हम एक छोटा सा वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग किस चीज का होगा कि जो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं उसको कितना रुपया हमें देना है एज ए गुडविल। जो नए पार्टनर आ रहे हैं उसका हिस्सा किस तरह से बनेगा। तो चलिए चलते हैं वर्किंग की ओर। हमारे कितने पार्टनर जो है पुराने हैं? 3 है, के, एल एंड एम। नए जो पार्टनर है वो न्यू यानी कि नए हैं। ये 3 ओल्ड रेशियो में है। ओल्ड रेशियो कितना था? 5:3:3, 3:2। सो ओल्ड शेयर जो है दैट इज 5/10, 3/10 एंड 2/10। न्यू शेयर जो है ये एग्जिस्टिंग पार्टनर जो रहेंगे उसका सेम रहेगा। एल का पूरा सेक्रीफाइस होगा अपने शेयर का 3/10। नए पार्टनर जो आ रहे हैं वो 3/10 में बनेंगे। सो उनका पूरा का पूरा गेन होगा वो 3/10 होगा। अभी हमें वैल्यू ऑलरेडी दे चुके हैं गुडविल की। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 50,000 रुपीज। सो गुडविल शेयर ऑफ मिस्टर एल कितना रहेगा? कुल 50,000 है, मल्टीप्लाई 3/10। तो 3/10 यानी कि 15,000 रुपीज मिस्टर एन विल पे ₹15,000 to Mr. L। Okay, so this was the
आगे जहां पर भी वर्किंग जी की जरूरत रहेगी हम करते जाएंगे। तो अभी जर्नल एंट्री हमें स्टार्ट करनी है। जर्नल एंट्री के लिए सबसे पहले यहाँ पर रिजर्व उपलब्ध है, तो रिजर्व की एंट्री हम करेंगे और फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की एंट्री करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर जो शॉर्ट नोट शॉर्ट राइटिंग में लिख रहा हूँ, आपको फुल लिखना है एग्जाम में। ओके, चलिए कितना हमारा रिजर्व पड़ा है? 50,000 रुपीज। रेशियो क्या था? 5:3:2। रेशियो 5:3:2। रिजर्व क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट कितना बनेगा? 25,000 रुपीज। एल के हाथ में कितना आएगा? थर्ड, यानी कि 15,000। और एम के हाथ में 10,000। अभी हमारा दूसरा काम करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो चलिए इसे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट भी लिख सकते हैं। फर्नीचर 10,000 डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के। उसी तरह से ये दोनों ट्रेड रिसीवेबल जो है, सॉरी इन्वेंट्री है, उसको भी डाइल्यूशन हुआ है। सो टू फर्नीचर एंड टू इन्वेंट्री, एक की वैल्यू है 10,000, एक की 20,000, कुल मिलाकर 30,000 रुपीज। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये दोनों एंट्री के अलावा और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो तीनों पार्टनर में से हम ये जो 30,000 का लॉस है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो के, एल एंड एम, इनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। रेशियो कौन सा होगा? ओल्ड शेयरिंग रेशियो। अमाउंट कितनी है? 13,000। तो 15,000 30 यानी 9,000 रुपीज एंड 6,000 रुपीज टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो एक हमारा ये कार्य भी पूरा हो गया। अभी हमें क्या करना है? गुडविल की एंट्री डाल देते हैं। चलिए अभी मिस्टर एन के, हालांकि कुछ भी इसके बैलेंस अकाउंट में नहीं होगा, लेकिन हम ये एंट्री डाल देते हैं ताकि मिस्टर एल का कैपिटल अकाउंट के बारे में हमें पता चल जाए। तो ये जो है मिस्टर एन्स कैपिटल अकाउंट, टू एल्स कैपिटल अकाउंट। ये वर्किंग हमने किया था, किस चीज के लिए किया था? गुडविल के लिए। कितनी राशि थी? 15,000 रुपीज। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें बनाना है, तो चलिए बना लेते हैं। के एल एम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, मिस्टर एन नए पार्टनर है। बाय बैलेंस 40, 60 और 30। 40,000, 60,000, 30,000। बाय रिजर्व 10 by and to loss on रिवैल्यूएशन। चलिए रिजर्व का एंट्री हमने डाला अभी अभी जनरल के अंदर, देख लेते हैं।
50,000 rupees, 25, 15, 10. एक हमने एंट्री डाली लॉस की, पंद्रह, 9 और 6,000। तो 15,000, 9,000 और 6,000। चलिए अभी हमें गुडविल की एंट्री डालनी है। 15,000 रुपया गुडविल से प्राप्त हुआ मिस्टर एल को, और 15,000 रुपया मिस्टर एन के अकाउंट में डेबिट हो गया। अभी हमें करना क्या है? अब यहाँ पर हमें ये दिया है कि जो भी एक्स्ट्रा बैलेंस है पार्टनर का, दैट इज ए पेड ऑफ, तो उसके लिए एक वर्किंग नोट हमें बनानी पड़ेगी। तो पहले तो हमें ये सोचना है कि एन का कैपिटल अकाउंट कितना बचेगा। तो एन का कैपिटल में अब देखिए ये कितनी राशि है जो एल को हमें पेमेंट करनी है, उसका टोटल ले लेते हैं। $50% of the amount due to L was paid off in cash and the balance was retained in the firm as capital of N. तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि एल के अकाउंट में जितनी भी राशि है उसका 50% पहले कैश पेमेंट करना है। तो चलिए वो फिगर हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इनका टोटल होता है 90,000 रुपीज। 90,000 को हम यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करें, इनमें से 9 जाएगा, दैट इज 81,000। 81 में से कैश पेमेंट कितना करना है? 50%, सो इट इज 40,500। रिमेनिंग टू एंड्स कैपिटल कितना जाएगा? 40,500। तो यहाँ पर बाय एल्स कैपिटल कितना रुपया आएगा? 40,500। अभी एन का बैलेंस कितना बचेगा? सभी के बैलेंस निकाल लेंगे। एल का अकाउंट ऑलरेडी हमने क्लोज कर चुका है, बाकी के 3 के अकाउंट रहेंगे, लेकिन हमें इसमें क्या करना है, एक्सेस केस जो है तो उसको के एल एम मतलब के और एम को पेमेंट भी करना है, तो उसका कैश पेमेंट हम बाकी का कर देंगे। तो ये फिगर हमें निकालना है। चलिए इसका टोटल करते हैं, दैट इज 40,000 -6, ये 34,000 है, लेकिन अभी पहले हमें एन का फिगर निकालना है। एन का फिगर कितना निकलेगा? 40,500 माइनस 15,000, तो ये बन जाएगा 25,500। इसको बेस रखना है, तो चलिए वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट में यस, हमारे जो पार्टनर्स है के, एल और एन, यहाँ पर इनका रेशियो क्या है? 5:3:2। एन का रेशियो 3 है। ओके, सो P&L रेशियो 5:3। इनका शेयरिंग क्या है, कैपिटल क्या है? 25,500। ये सेम रहेगा, इसमें हमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बाकी के दोनों को कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो आप देखेंगे कि 25,500 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो हमें मिलेगा इसका कैपिटल 17,000। यहाँ पर के का कैपिटल अगर देखते हैं तो उनका कैपिटल कितना मिलेगा? 25,500 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 8,500 मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं 42,500। एक्सेस कितना रहेगा ये देख लेते हैं। तो ये कहाँ से पता चलेगा? कैपिटल अकाउंट से। तो कैपिटल अकाउंट में आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा बैलेंस कितना आ चुका है।
एक हमें सिर्फ एन का काम मिला है, हमें एल का काम हो चुका है। अभी के बारे में सोचना है और एम के बारे में सोचना है। एम का टोटल 46,000 रुपीज है, उनमें से 40,000 है, उनमें से 6,000 निकल जाते हैं तो 17,000 बचेगा। तो एन का बैलेंस कितना रखना है? 17,000 रखना है और एक्सेस पेमेंट कर देना है 70,000 रुपीज। तो ये 17,000 पे करेंगे हम कैश से। तो एन का अकाउंट जो है उसमें बैलेंस भी कितना रहेगा? 17,000। अभी आते हैं हम के बारे में। तो यहाँ पर 65,000 रुपीज है, 65 माइनस 15, तो ये 50,000 है। 50,000 में से कितनी बैलेंस रखनी है? 42,500। सो 42,500 रखेंगे तो कैश पेमेंट कितना करेंगे? 7,500। तो ये वर्किंग हमने यहाँ पर किया। अब इसकी जर्नल एंट्री हम डाल देते हैं ताकि पार्टनर्स के जो भी बैलेंस शीट है वो टैली हो जाए। तो चलिए, हमारे पास पहले 2 पार्टनर के पैसे हमें पे करने हैं और 3 पार्टनर के पैसे पे करने हैं। तो चलिए, टू केस कैपिटल अकाउंट, एल्स कैपिटल अकाउंट एंड एम्स कैपिटल। तीनों का कैश पेमेंट का फिगर कहाँ से मिलेगा भाई? 7,500, 40,500 एंड 17,000 रुपीज। तो ये हम कैश पेमेंट कर रहे हैं। कुल मिलाकर कितना होगा? 65,000 हम पे कर रहे हैं। हमारे पास कैश है कि नहीं वो देख लेना है। यस, कितनी है? 80,000 रुपीज। 80,000 में से अगर ये चली जाती है तो कितना बचेगा हमारे पास? नेट 15,000 बचेगा। तो ये हम जब बैलेंस शीट अभी बनाएंगे तो हमारा वर्किंग पूरा हो जाएगा। तो चलिए, कैपिटल अकाउंट हो गया हमारा, दोनों वर्किंग नोट्स बन गई है। अभी एक जो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने डायरेक्ट वहां से वर्कआउट कर लिया है, तो बैलेंस शीट बनाते हैं नया वाला। ये बैलेंस शीट बनेगा 1 अप्रैल 2022। रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म है KLNN। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। फर्नीचर 10,000 है, ट्रेड रिसीवेबल 50,000 रुपीज, इन्वेंट्री है 30,000 रुपीज, कैश बचा है 15,000, इसका अगर टोटल करते हैं तो 60,90,105, 1,05,000। हमारा ट्रेड रिजर्व हमने कंप्लीट कर दिया, ये नील हो चुका है। ट्रेड पेबल 20,000 है। ये हमारी कैपिटल 85,000 होनी चाहिए। कैपिटल अकाउंट KLNN। फिगर कहाँ से लाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। के का 42,500, एम का 17,000, एन का 25,500। चलिए, टोटल कर लेते हैं। ये टोटल 85,000 हमारा कैपिटल बन गया, प्लस 20,000 रुपीज। तो ये बैलेंस शीट दोनों साइड टैली हो गया है। तो ये इलस्ट्रेशन वैसे टफ नहीं था, सिर्फ कंसेप्ट क्या था कि एक पार्टनर रिटायर हो रहा है और नए पार्टनर की एंट्री हो रही है, दोनों एक ही चीज साथ में दिया गया है।
ये प्रेजेंटेशन है आईसीआई का प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के कैपिटल अकाउंट को, और सारी चीजें यहाँ पर दी है जो एंट्री हमने कर चुके हैं। यहाँ पर कैश पेमेंट के एंट्रियाज जो है वो अलग अलग दी हुई है। ये एक एंट्री हम ये करना भूल चुके हैं, ये वाली। चलिए जनरल में हमारी गलती सुधार लेते हैं। एल्स कैपिटल अकाउंट 81,000, टू कैश 40,500 into एंस कैपिटल 40,500। जब भी ऐसी कोई चूक हो जाती है तो ये मत सोचना कि आपकी क्रोनोलॉजी चेंज हो जाएगी, ऑलवेज लिख के आना। एटलीस्ट आपके जो एग्जामिनर होगा उसको पता चलेगा कि आपको पता चल गया है कि यहाँ पर गलती हुई थी, सो यू विल प्रोवाइड द मार्क्स। उसमें कोई क्रोनोलॉजी में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए ये दोनों वर्किंग नोट जो हमने अभी की, यहाँ पर ये अलग अलग जो भी बैलेंस था ये बैलेंस हमने रखा है बैलेंस शीट के अंदर, और जो भी एक्सेस था वो पेड ऑफ कर दिया है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को आप देखेंगे तो सारी एंट्रियां करने के बाद ये तीनों का जो बैलेंस है वो इतना बचता है। So this is finally the balance sheet of a new partnership firm. पार्टनरशिप फर्म ऑल रहेगी लेकिन रिकंस्टिट्यूटेड पार्टनरशिप फर्म। चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 5, डू वेल एलएलपी with partners Mr. A, B and Mr. C are sharing profit and losses in the ratio of 10:6:4। तो बैलेंस शीट ऑफ द फर्म नीचे दिया गया है, कैपिटल है, रिजर्व है, अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट लिखा है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड शेयरिंग रेशियो। लॉन्ग टर्म डेट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ट्रेड पेएबल्स है, लैंड 10,000 रुपीज की वैल्यू है लेकिन वैल्यूएशन के बाद कुछ बढ़ सकती है, बिल्डिंग प्लांट मशीनरी इन्वेस्टमेंट भी है, and trade receivable. It was mutually agreed that Mr. B will retire from the partnership and in his place Mr. D will be admitted as a partner with effect from 1st April 22। For this purpose the following adjustment are to be made। चलिए एडजस्टमेंट देख लेते हैं। Goodwill is to be valued at rupees 1 lakh, but the same will not appear as an asset in the book. Fine. Building and plant and machinery are to be depreciated by 5 and 20% respectively। तो जो बिल्डिंग है वो 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी को 20% से डेप्रिशिएट करना है। चलिए और क्या लिखा है। इन्वेस्टमेंट आर टू बी टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट ₹15,000। मतलब 15,000 रुपये से वो पूरा का पूरा रिकवर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट। वैल्यू कितनी है 12,000 रुपीज, तो 3,000 रुपीज जो है वो सरप्लस रहेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, और नए बैलेंस शीट में ये पूरा का पूरा वाइप ऑफ हो जाएगा। कौन ले रहा है मिस्टर बी। Provision of 20% is to be made on trade receivable to cover the doubtful debt। चलिए तो डाउटफुल डेट अभी कितना बनेगा, ट्रेड रिसीवेबल 139 है, उसके ऊपर हमें प्रोविजन लगाना है और हैवी परसेंटेज लिया है 20%।
चलिए तो ये एक प्रोविजन कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। In the reconciliation form, the total capital will be 2 lakh, which will be contributed by Mr. A, C, and Mr. D in the new profit sharing ratio, which is 2:1. तो ये 2 लाख की सीलिंग दे दी है उनको, तो इसको बाइफर्केशन करेंगे और कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे. The surplus fund, if any, will be used for repaying bank overdraft. Fine. The amount due to retiring partner shall be transferred to his loan account. मतलब कैश पेमेंट नहीं करना. क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्ट्रक्टेड फॉर्म एज ऑन 22. सबसे पहले हम वर्किंग बना लेते हैं. वर्किंग किस चीज का करेंगे? जो हमारे पार्टनर्स है ए, बी, सी एंड डी, इसका ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, गेन एंड सेक्रीफाइस. ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है गुडविल. गुडविल की वैल्यू कितनी है? 1 लाख. चलिए तो शुरू करते हैं. ओल्ड रेशियो जो है वो 10:6:4, 10:6:4. यहां पर न्यू रेशियो क्या है? 2, 2 and 1. यहां पर 620 इज द सेक्रीफाइस फ्रॉम द बी. ए का केस में भी देखेंगे कि उनको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है. कितना? अब देखेंगे कि पहले उनका 50% शेयर था, अब 40% हो चुका है. सो 2/20 - 2/5, 20 को 20 बनाते हैं. 10 माइनस इसको फोर्जा करना पड़ेगा 8, सो 2/10. अब देखेंगे कि 1 लाख अगर गुडविल है तो उसका जो हिस्सा बनेगा इसका मिस्टर बी का, वो कितनी अमाउंट होगी, उसके आधार पर हम ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे. तो मिस्टर बी को कुल मिलाकर 30,000 रुपीज जो है वो मिलना चाहिए. कैसे निकाला फिगर? 1 लाख मल्टीप्लाई 6/20. तो ये मिलेगा मिस्टर बी को. मिस्टर ए को कितना मिलेगा? 10,000 रुपीज. तो ये दोनों के पास से लेना होगा, लेकिन मिस्टर सी का गेन रेशियो देख लेते हैं. उसको नया शेयर कितना मिला है? 40%. तो 40% में से पुराना माइनस करते हैं, तो पुराना 4/20. इसका टोटल क्या होगा? 20 को बेस बनाते हैं. 8 - 4 that is 4/20. तो 1 लाख का 4/20 ये बन जाएगा 20,000. So Mr. C will pay 20,000. Mr. D will pay 1 lakh multiply 1/5. So ये 20,000. तो आप देखेंगे कि गुडविल का बाइफर्केशन कैसे बनेगा कि ए को गुडविल का कितना रुपया मिलेगा? 10,000 रुपीज. बी को 30,000 रुपीज और ये दोनों को 20-20 हजार पे करना एज ए गुडविल. चलिए तो एक काम ये हमारा हो गया. अब रिवैल्यूएशन अकाउंट से स्टार्ट करते हैं. रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो एंट्रियाज है उसको देख लेते हैं. ये पूरा बी सेक्शन है वो रिवैल्यूएशन के बारे में है. बिल्डिंग पर 5% डेप्रिसिएशन करना है तो बिल्डिंग को क्रेडिट मिलेगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा. तो बिल्डिंग कितना है? 2 लाख का 5%, तो ये बन जाएगा 10,000. फिर नेक्स्ट जो है वो प्लांट एंड मशीनरी पर 20%,
So it is 26,000 rupees. इन्वेस्टमेंट को हम ट्रांसफर कर देंगे, सो देयर विल बी ए गेन ऑन इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टमेंट. कितना गेन होगा? 3,000 रुपीज. 15,000 माइनस 12,000. माय डियर फ्रेंड, ऐसे छोटे छोटे एडजस्टमेंट को समझकर एग्जाम में हमें अच्छी तरह से प्रेजेंट करना है. ट्रेड रिसीवेबल का प्रोविजन, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है? 139 का 20%. आपको ये वर्किंग कहीं ना कहीं तो दिखाना है. सो ऑलवेज टेक केयर कि आप या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाए या बैलेंस शीट में दिखाए. ये टोटल बनेगा 63,800. इनमें से 3,000 माइनस करेंगे तो 60,800 का बाइफर्केशन होगा. किसके कैपिटल से आएगा? बाय एस कैपिटल, बीज कैपिटल एंड सी कैपिटल. रेशियो क्या रहेगा? 10:6:4. ये रेशियो के आधार पर. सो डिवाइडेड बाय 20. ए कितना पे करेंगे? 30,400. बी कितना पे करेंगे? 18,240. एंड सी कितना पे करेंगे? 12,160 रुपए. सो दिस इज रिवैल्यूएशन अकाउंट. अभी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें क्या ध्यान रखना है? पार्टनर की कैपिटल हमें बनानी है 2:2:1. तो इस हिसाब से हमें ध्यान रखना है. चारों पार्टनर के बारे कैपिटल अकाउंट को हम एक साथ बनाएंगे. आप अलग अलग बनाना चाहो तो बना सकते हो. एक रिजर्व की एंट्री आएगी कैपिटल अकाउंट में, उसे सबसे पहले कर लेते हैं. ए, बी, सी एंड डी बाय बैलेंस कितना है? 80, 20, 30. बाय रिजर्व कितना रुपया है? 20,000 रुपीज. तो ये जो 20,000 रुपीज है उसका बाइफर्केशन करेंगे 10:6:4. तो ये बन जाएगा 10,000, 6,000, 4,000. चलिए अभी गुडविल की एंट्री कर लेते हैं. बाय गुडविल हमने वर्किंग ऑलरेडी कर लिया है. ए को मिलेगा 10,000, बी को 30,000, सी और डी पेमेंट करेंगे 20,000 ईच. रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया था जिसमें तीनों पार्टनर ने पे किया है. चलिए इसको डू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कभी कभी सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो जाता है तो हमें थोड़ा तैयार करना पड़ेगा इसके साथ. So loss on revaluation ₹30,400. ये will pay.
18 to 40, 18 to 40 will be paid by B and C का 12,160. मिस्टर बी ने एक पेमेंट किया है टू इन्वेस्टमेंट, कितना रुपया? 15,000। इसकी इम्पैक्ट हमने यहाँ पर ले ली है। चलिए, तो ये हमारा तैयार हो गया कैपिटल अकाउंट, लेकिन अभी और काम करना है। क्या? बैलेंस। टू बैलेंस, बैलेंस का नया रेशियो जो है ए, सी और डी के बीच में दोनों तीनों के कैपिटल का टोटल 2 लाख होना चाहिए। सो 2 लाख के हिसाब से अगर ये देखेंगे तो ए की कैपिटल कितनी होगी? ए, सी एंड डी कैपिटल रेशियो 2:2:1। टोटल कैपिटल कितनी चाहिए? ये 2 लाख होना चाहिए। तो 2 लाख को 5 से डिवाइड करते हैं तो ये 40,000, ये 80,000 और ये 80,000। तो ये हमारा वर्किंग नोट है कैपिटल के लिए। तो यहाँ पर हमें 80,000 लाना है, यहाँ पर भी 80,000 लाना है, यहाँ पर 40,000 लाना है। मिस्टर बी की जो भी टू मिस्टर बीज लोन अकाउंट जो भी अमाउंट है वो क्या हो जाएगी? लोन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसका वर्किंग। मिस्टर बी को कितना रुपया पे करना है? 20,000 plus 6,000 plus 30,000 is 56,000 rupees. तो ये 56,000 रुपीज जो है वो हमने गलत जगह पर लिख लिया है। ये इसको चेंज करेंगे और यहाँ पर ये 80,000 बन माइनस 15,000 माइनस 18240। तो ये 22,760 ये मिस्टर बी की लोन का हिस्सा बन जाएगा। तो ये मिस्टर बी का काम हमने कंप्लीट किया। अभी हमें मिस्टर डी का कैपिटल अकाउंट में देखना है। मिस्टर डी को कितना रुपया पे करना है? 40,000 और ये बैलेंस लाना है, मतलब बाकी की सभी अमाउंट को उसको अपनी कैश से लाना है। कितना रुपया लाएंगे वो तभी ये 40,000 बन पाएगा? बाय कैश 60,000 रुपीज। 60,000 रुपीज लाएंगे तो 20,000 उनका गुडविल का पेमेंट होगा, तो 40,000 विल बी द बैलेंस। तो ये किए 60,000 रुपीज कैश से लाए। चलिए अभी मिस्टर ए के कैपिटल के अकाउंट को देखते हैं। मिस्टर ए के कैपिटल में हमने कितनी एंट्रियां डाली हैं? 80,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000, तो ये 1 लाख है। तो इनको भी कैश लाने की आवश्यकता होगी क्योंकि 80,000 बैलेंस रखना है, 30,400 उनका लॉस हुआ था। तो ये 1,10,400 उनमें से माइनस करेंगे 1 लाख को, तो 10,400 विल बी कैश टू ब्रिंग इन। अभी हमारे पास कौन बच गया? मिस्टर सी। मिस्टर सी के अकाउंट में देखेंगे कि एक एंट्री है रिवैल्यूएशन की, उसको भी पेमेंट करना पड़ा है। तो चलिए उनका फिगर देख लेते हैं। 12,160 प्लस 20,000 प्लस 80,000 1,12,160। उनमें से माइनस करेंगे 34,000 को, 78,160। तो उनको भी कैश, मतलब आप देखेंगे तीनों पार्टनर को कैश लाने की आवश्यकता है। तो चलिए कैश अकाउंट बना लेते हैं।
हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, अभी कैश अकाउंट हमें ऑलरेडी बनाना है। कैश का बैलेंस कितना था? ओवरड्राफ्ट था 44,000 रुपीज। सो बाय बैलेंस ओवरड्राफ्ट है, इसलिए क्रेडिट रहेगा हमारी बुक्स में टू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो तीन है ए, सी एंड डी। कितना रुपये लाए हैं? 10,400, 78,160 and 60,000 rupees. $148,560 minus 44,000, 145,660 बैलेंस क्रेडिट डाउन। तो आप देखेंगे कि ये जो है कैश में इतना अभी क्रेडिट रहेगा, मतलब ओवरड्राफ्ट जो है वो कंप्लीटली वाइप ऑफ। चलिए, तो बैंक अकाउंट हमने बना लिया, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, मेरे ख्याल से एक ही काम बाकी बचा है और वो है हमारा बैलेंस शीट बनाना। बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फॉर्म। यहाँ पर जनरल एंट्री करने के लिए नहीं बोला है, बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन जनरल एंट्री अगर होती है तो प्रेजेंटेशन काफी लंबा हो जाता है। लैंड 10,000 रुपीज, उसके बाद है बिल्डिंग, ये 2 लाख है, उनमें से हमने माइनस किया था 5%, दैट इज 10,000, अभी 1,90,000 बचे हैं। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, ये 1,30,000 की थी, इनमें से हमने 26,000 जो है डेप्रिसिएशन किया, 1,04,000 बचेगा। फर्नीचर अनटच है 43,000। इन्वेस्टमेंट पूरा निकल चुका है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। इन्वेंट्रीज 130, ट्रेड रिसीवेबल 139 है, इसमें से हमने प्रोविजन किया था, कितने का प्रोविजन किया था? 27,800 का। 27,800 माइनस करेंगे, सो 139 माइनस 27,800, 1,11200। अभी बैलेंस एट बैंक या तो कैश बैलेंस जो भी आप कहना चाहे, ये 104,560 है। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजों का टोटल जो होगा वो हमारी एसेट है। अगर इतनी ही लायबिलिटी का फिगर मिल जाता है तो हमारा बैलेंस शीट टेली हो जाएगा। सो इट इज 692,760। चलिए लायबिलिटी साइड पे आते हैं। लॉन्ग टर्म डेट, सॉरी, बैंक ओवरड्राफ्ट ये वाइप ऑफ हो चुका है, रिजर्व वाइप ऑफ हो चुका है, कैपिटल जो है ए, सी एंड डी की कितनी रखनी है? 80-80-40। तो ये सभी की टोटल 2 लाख हो जाए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और
लॉन्ग टर्म डेट जो है वो 3 लाख है। ट्रेड पेएबल 1,70,000 रुपीज। चलिए, अभी हमारे रिटायरिंग पार्टनर मिस्टर बी की लोन, बीस लोन, जो कि हमने इनका हिस्सा का पेमेंट नहीं किया है, तो ये जो है 22,760 का फिगर है जो कि लोन में कन्वर्ट हुआ है। 22,760 चलिए सभी का टोटल कर लेते हैं। 692,760। तो अभी हमारा बैलेंस शीट यहाँ पर टैली हो चुका है। तो चलिए कंपेयर करते हैं आईसीआई के फिगर के साथ। ऑफ कोर्स टैली होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसमें लॉस रहा था, तीनों के कैपिटल अकाउंट अलग अलग हमने एक साथ बना लिए हैं। बैंक अकाउंट में सरप्लस रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट वाइप ऑफ हो चुका है। एंड बैलेंस शीट में आप देखेंगे कि ये 692,760 जो है वो साथ में रखा। इंस्टीट्यूट ने पुराने कुछ सम में ऐसा रखा था कि भाई जो भी गुडविल है वो बैलेंस शीट में रहेगी, लेकिन इन्होंने खुद ने करेक्ट कर लिया है। तो ये नोट ये कहता है, इवन दो द प्रॉब्लम सेज गुडविल ₹1 लाख टू अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट, हमारे केस में नहीं है, वहां पर विल नॉट लिख दिया है। इट इज रिटर्न ऑफ सो एज टू कंपनी विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है वो बैलेंस शीट में नहीं रहेगा। तो ये हम यहाँ पर वाइप ऑफ कर। चलिए अभी एक और नए कंसेप्ट को समझते हैं, पेइंग ए पार्टनर्स लोन इन इंस्टॉलमेंट। पेइंग पार्टनर्स लोन इन इंस्टॉलमेंट मतलब कि कभी कभी पार्टनर्स जो है उसको जो पेमेंट हमें करना है वो पार्टनरशिप फर्म ऑन द स्पॉट नहीं करती है। तो क्या होता है, पेइंग पार्टनर्स लोन इज ओनली अ मैटर ऑफ अरेंजिंग फाइनेंस। मतलब जब तक पार्टनरशिप के पास सफिशिएंट फंड नहीं आ जाता तब तक जो रिटायरिंग पार्टनर है वो उसको फाइनेंस करता है या तो लोन देता है। However, sometimes it is stated that the loan is to be paid off in so many equal installment and the balance is to carry interest। मतलब ये जो पार्टनर पैसे देंगे वो अपना फंड यूज करने के लिए दे रहे हैं, तो उसके लिए वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इन सच केस दैट शुड बी डन इन दैट द लोन शुड बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। आगे एग्जांपल में देखते हैं किस तरह से होता है। द इंटरेस्ट फॉर द पीरियड शुड बी कैलकुलेटेड एंड द पेमेंट शुड कंसिस्टेंट फॉर द इंस्टॉलमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द लोन प्लस इंटरेस्ट फॉर द पीरियड। दोनों का पेमेंट करना है, इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। Suppose the partner's loan stands at ₹30,000 and that is to be paid in 4 annual equal installment। मतलब 7,500 का हर साल इंस्टॉलमेंट होगा। एंड द लोन इज टू कैरी इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। तो पहले साल क्या होगा, 30,000 पर इंटरेस्ट होगा, दूसरे साल 22,500 पर, तीसरे साल 15,000 पर, चौथे साल 7,500 पर। For the first year, the interest is 1,800, that is 6% on 30,000. Second year 22,500 के ऊपर, एंड उसके बाद फाइनली 7,500। अब देखेंगे कि रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट पहले साल कैसे देखेगा। 30,000 क्रेडिट हुआ था, अभी 1,800 उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला है, ये 6% है।
इनमें से कैश कितना पेमेंट करेंगे, 7,500 प्लस ये इंस्टॉलमेंट है और ये इंटरेस्ट है, तो 9,300 पे कर दिया गया। बैलेंस जो है नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हुआ, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा। तो उस तरह से आप देखेंगे कि ये चारों अकाउंट चारों साल में ये पेमेंट हो गया है, तो कुल मिलाकर 4 साल में ये पेमेंट हो जाएगा। आप देखेंगे कि हर साल इंटरेस्ट की अमाउंट कम होती जा रही है, नेचुरली होगी, क्योंकि आउटस्टैंडिंग जो है वो कम हो रहा है। तो चलिए उसी के ऊपर एक इलस्ट्रेशन है, सेक्शन नंबर, उसको देख लेते हैं। Mr. X is a partnership firm with the partner ABC sharing profit and losses in the ratio of 3:2:5. The balance sheet of the firm पूरा दिया हुआ है। यहाँ पर एक बैंक ओवरड्राफ्ट है, ट्रेड पेएबल्स है। बैंक ओवरड्राफ्ट होता है तो हमें थोड़ा सावधानी से ये करना है। ये हमने जो सम इलस्ट्रेशन 5 में किया था सेम उसकी कॉपी है, लेकिन यहाँ पर चीजें बदल गई। It was mutually agreed that B will retire from partnership and his place D will be admitted as a partner with effect from 1st July. Mind well, कौन सी डेट दी है, 1st जुलाई को। The following adjustment are to be made. Goodwill of the firm is to be valued at 2 lakhs due to the firm's location advantage. Same will not appear in the assets in the books of the reconciliation firm. Fine. Building and plant and machinery are to be valued at 90% and 85% of the respective balance sheet. तो बिल्डिंग जो है वो 90% है, प्लांट एंड मशीनरी 85% है। इन्वेस्टमेंट आर टू बी टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर 25,000 रुपीज, तो ये 3,000 रुपीज रहेगा सरप्लस। ट्रेड रिसीवेबल आर कंसिडर्ड गुड ओनली अप टू 90%। देखिए शब्दों की जो हेराफेरी है उसको आपको समझ में रखना है। ट्रेड रिसीवेबल आर कंसिडर्ड गुड ओनली अप टू 90% का मतलब क्या है, इनमें से 10% बैड हो सकते हैं, 10% उसका प्रोविजन करना है। तो डायरेक्टली आपको नहीं बोला है कि 10% प्रोविजन करना, उल्टी तरह से बोला है कि भाई सिर्फ 90% गुड है, तो आपको समझ लेना है कि बाकी का 10% का प्रोविजन करना है। बैलेंस भी कंसिडर्ड एज अ बेड, चलिए प्रोविजन छोड़िए, क्या बोल दिया है, बेड मतलब राइट ऑफ ही कर देना। तो ये पूरा का पूरा हम जो बैलेंस शीट में दिखाते हैं ना 139 माइनस 13,900, तो ये 13,900 ऑलरेडी हम एक्सपेंस ऑफ कर देंगे, तो वो दिखाने की भी बैलेंस शीट में आवश्यकता नहीं रहेगी। In the reconciliation form, the total capital will be 3 lakh, which will be contributed by AC India in the new profit sharing ratio, which is 3:4:3. तो एक और हमें वर्किंग करना पड़ेगा पुराने पार्टनरशिप और नए पार्टनरशिप के रेशियो के बारे में, तो वो हम कर लेंगे। द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर शेल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, तो उसका लोन अकाउंट भी बनाएंगे। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बहुत ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ दो ही चीज बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए शुरू करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। शुरुआत करते हैं वर्किंग नोट से। वर्किंग नोट में क्या करेंगे, हम गुडविल का कैलकुलेशन को समझ लेंगे। तो चलिए ये हमारे पार्टनर्स है ए बी सी एंड डी। ओल्ड रेशियो क्या है, नया वाला रेशियो 3:4:3। ए सी और डी के बीच में है। थ्री इज टू 2:5।
अब देखेंगे कि ए में कुछ भी ना तो गेन है ना सेक्रीफाइस है। इन केस ऑफ बी वो रिटायर हो रहा है तो ऑलरेडी 2/10 इज द सेक्रीफाइस। अब आते हैं सी के अंदर, उसको गेन हुआ है, कितने का हुआ है 1/10, सॉरी इसको सेक्रीफाइस देना पड़ रहा है 4/10 माइनस 5/10 दैट इज 1/10। अभी आते हैं डी को, तो डी में पूरा गेन है 3/10। गुडविल जो रखा है उसकी वैल्यू 2 लाख रखी गई है और इसका बाइफर्केशन कैसे करेंगे गुडविल का, 3/10 देंगे डी, 60,000 रुपीज। ये दोनों को प्लस होगा, इनको माइनस हो जाएगा। सो 40,000 will get, B will get 40,000 and C will get 20,000 rupees. चलिए, तो एक हमारा काम हो गया गुडविल का। एक और काम हमें करना है और वो है हमारी कैपिटल एलोकेशन का। कैपिटल एलोकेशन किस तरह से की गई है वो देख लेते हैं। रिकंस्ट्रक्शन फ्रॉम द टोटल कैपिटल विल बी 3 lakhs। तो टोटल कैपिटल जो है हमारी 3 लाख है। एक और वर्किंग नोट बना लेते हैं। पार्टनर्स कैसे है, ए सी एंड डी, 3 4 3। अगर टोटल 3 लाख कैपिटल है तो ये 90,000 चाहिए इनको, डी को, सी को चाहिए 1,20,000 और ए को चाहिए 90,000। चलिए, दोनों वर्किंग नोट कंप्लीट हो जाने के बाद अब स्टार्ट करते हैं हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट इन्वेस्टमेंट एक पार्टनर ने एक और किया है, रिटायरिंग पार्टनर ने किया है शायद, $25,000। सो 25,000 बैलेंस 22,000 है, तो 3,000 इज द प्रॉफिट इन रिवैल्यूएशन। अभी बिल्डिंग 10%, 20,000 रुपीज, मतलब 2 लाख का 10,000 रुपया। न्यू प्लांट एंड मशीनरी 380 का 15%, शायद स्किल रेट 57,000 रुपीज। तो ये कुल मिलाकर
यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेड रिसीवेबल का 10% जो है वो बेड डेट हो चुका है। सो टू बेड डेट 1,39,000 का 10% 13,900, तो 57,000 प्लस 20,000 प्लस 13,900, 90,900 जो है वो इनमें से 3,000 माइनस करेंगे प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट 87,900, इसकी कैपिटल में से आएगा बाय ए बी सी कौन सा रेशियो, ओल्ड कैपिटल रेशियो। ओल्ड क्या था 3:2:5। $26,370 1750 43,950। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। अब बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम एक साथ बनाते हैं, आईसीआई एक साथ भी बनाता है और अलग अलग चॉइस आती है। चलिए दो बैलेंस कंफर्म है, कौन सा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग के फिगर ले लेते हैं, फिर क्लोजिंग के ले लेंगे वर्किंग नोट से। ए 104, 76 एंड 140। हमने कैपिटल जो रेशियो है वो 90, 120 एंड 90 रखना है ए, सी और डी के अंदर। अब आते हैं एडजस्टमेंट में, तो यहाँ पर कोई रिजर्व नहीं है तो कुछ सोचना नहीं है। चलिए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की सारी एंट्रियां पोस्ट कर देते हैं। 26,370 टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट। मिस्टर बी ने एक इन्वेस्टमेंट का 25,000 रुपीज पे किया। अभी हमें एंट्री डालनी है गुडविल की। तो गुडविल की एंट्री कैसे डलेगी, टू गुडविल 60,000 डेबिटेड टू द मिस्टर डी से अकाउंट। किसको देंगे, बाय गुडविल। दो लोगों को पे करना है, एक मिस्टर बी एंड सी को 40,000 और 20,000। अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि मिस्टर जो बी रिटायर हो रहा है उसका पूरी अमाउंट जो है लोन में कन्वर्ट हो रही है, तो उसको पहले कन्वर्ट कर देते हैं लोन में। सो टू लोन अकाउंट, बाकी की जो अमाउंट बचेगी वो क्या होगा, सभी लोग कैश से लाएंगे। कितना रुपया लाएंगे, वो फिगर हमारा बैलेंसिंग फिगर रहेगा। चलिए डी से शुरुआत करते हैं। 1,50,000 उनको चाहिए लाने के लिए, तो उनका 1,50,000 कैश से लाना जरूरी है। आते हैं सी के ऊपर। यहाँ पर लॉस 43,950 प्लस 1,20,000 उनकी कैपिटल रहनी चाहिए। सो 163,950 163,950 में से
20,000 माइनस करते हैं तो 143,950 और इनमें से 140 भी माइनस करेंगे, उनको 3950 की कैश लाने की आवश्यकता है। मिस्टर बी की बात करते हैं तो ये 76 प्लस 40, 24 प्लस 16, 116, तो ये 116,000 माइनस 17,580 माइनस 25,000 रुपीज 73,420, ये बन जाएगी लोन अकाउंट को इसकी 20 अकाउंट 73,420। अभी हमारे पास मिस्टर ए बचे हैं। मिस्टर ए जो है उसको कितना पेमेंट करना है, 26 प्लस 90, 1,16,370 माइनस 1,04,000, सो 12,370 वो कैश से लाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एडजस्टमेंट हुआ है हमारा कैपिटल अकाउंट का। हमें सिर्फ दो चीजें बनाने के लिए कहा गया था, तो यहाँ पर चलिए प्रेजेंटेशन देख लेते हैं आईसीआई का किस तरह से किया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें बहुत सिंपल था, सिर्फ यहाँ पर सीखने लायक कोई चीज थी तो सिर्फ थी कि किस तरह से कैपिटल का एडजस्टमेंट हुआ है, बस। तो बहुत सिंपल सा ये इलस्ट्रेशन था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नए कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, और वो है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। हेलो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये कंसेप्ट को समझ लेते हैं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती है a partnership firm may decide to take a joint life insurance policy on the lives of all the partners. The firm pays the premium and the amount of the policy is payable to the firm on the death of any partner or on the maturity of the policy, whichever is earlier. तो एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है सभी पार्टनर्स के लिए, या तो, और इसका पेमेंट कौन करेगा प्रीमियम का, ऑफ कोर्स पार्टनरशिप फर्म। जो भी रिमेनिंग अमाउंट आएगी, या तो कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है और जो क्लेम अमाउंट आता है दैट विल आल्सो बी सेड। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेकिंग सच ए पॉलिसी इज टू मिनिमाइज द फाइनेंशियल हार्डशिप to the event of payment of a large sum to the legal representative of a deceased partner or to the retiring partner। कभी क्या हुआ कि पार्टनरशिप फर्म के पास एक साथ बड़ी अमाउंट नहीं रहेगी पार्टनर्स के डेथ पर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, तो उस समय ये पॉलिसी की जो अमाउंट आएगी वो दैट विल बी द हेल्पफुल। व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, अब इसकी ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, या तो when premium paid is treated as an expense, when premium is treated as an expense, then it is closed every year by transferring to the profit and loss account। कुछ सोचना ही नहीं है इसको, आप अकाउंट में हर साल क्रिएट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे। In this case, complete amount received from the insurance company either on a surrender of the policy or on a death of the partners becomes a gain। तो क्या होगा कि आपने पहले एक्सपेंसेस ले लिए हैं तो ऑलरेडी ये गेन हो जाएगा। सो ऑन पेमेंट ऑफ प्रीमियम क्या होगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी जेएलपी भी बोलते हैं उसे, उसका प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा एंड बैंक अकाउंट में इसको पेमेंट कर दिया जाएगा। ऑन चार्जिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, जेएलपी के प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। मेच्योरिटी के टाइम पे क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी है तो बैंक अकाउंट में ये पैसा आएगा तो वो डेबिट होगा एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअली क्रेडिट हो जाएगा। अब दूसरा कंसेप्ट है व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन एसेट। आमतौर पर ये कंसेप्ट ज्यादा रहता है। इन दिस केस इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इज फर्स्ट डेबिटेड टू द लाइफ पॉलिसी अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट। At the end of the year, the amount in excess of surrender value is treated as a loss and it is transferred to profit and loss account। मतलब कि मान लो कि 10,000 प्रीमियम पे किया,
लेकिन साल के अंत में इसकी सरेंडर वैल्यू सिर्फ 5,000 है। तो क्या करेंगे, 5,000 को एक्सपेंस ऑफ कर देंगे। 5,000 का एसेट हमारे बैलेंस शीट में क्रेडिट रहेगा एज ए इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम। सो दिस वाज अबाउट द when premium paid is treated as an asset. In this case, the amount received from the insurance company in excess of the surrender value results in a gain at the time of the receipt of such amount, which is transferred to capital account of the partner in profit sharing ratio. मान लीजिए कि बैलेंस जो है वो 60,000 रुपीज अब तक आप पे कर चुके हो। इनमें से 30,000 मान लो कि ऑलरेडी आप लॉस डिक्लेयर कर चुके हो, तो 30,000 होगा। अब कोई पार्टनर की डेथ पर अगर 1 लाख रुपया प्रीमियम मिलता है तो ये 70,000 विल बी ट्रीटेड एज गेन, नॉट एंटायर 1 लाख। ओके, और इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक और कंसेप्ट है क्रिएशन ऑफ जॉइंट पॉलिसी रिजर्व अकाउंट। अंडर दिस मेथड प्रीमियम पेड इज डेबिटेड टू पॉलिसी अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट। At the end of the year, amount equal to premium is transferred from profit and loss appropriation account to policy reserve account. After this, policy account is brought down to its surrender value by debiting the life policy reserve account with amount which exceeds the surrender value of the policy. In this method, policy account appears on the asset side and policy reserve account appears on the liability side of the balance sheet. It is realized until it is realized. Both these accounts appear in the balance sheet at the surrender value of the policy. This method is different from the method discussed into above only in respect of reserve account. मतलब कि अब तक हम सिर्फ एसेट में पॉलिसी पेड का जो सरेंडर वैल्यू दिखाते थे उसके बदले ग्रॉस वैल्यू दिखाएंगे, और जो सरेंडर वैल्यू से एक्सेस अमाउंट है उसका एक लायबिलिटी रिजर्व क्रिएट। तो इसका नेट इफेक्ट क्या आएगा? सेम एज सरेंडर वैल्यू। On the death of a partner, joint life policy reserve account is transferred to joint life policy account and the balance is transferred to partners capital account. जो भी फंड आएगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग। चलिए तो एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। रेड, व्हाइट एंड ब्लैक शेयर्स द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2. They took out a JLP in 2018 for 50,000, 50,000 rupees. A premium of rupees 3,000 being paid annually on the 10th June. The surrender value of the policy on 31st December of the various years was as follows. 2018 में कितना था? Nil. 19 में 900, 20 में 2000, 21 3,600. Black retires in 15th April 2022. अब मिस्टर ब्लैक जो है वो रिटायर करते हैं तो क्या होगा, इसका हिसाब करना पड़ेगा। प्रिपेयर लेजर अकाउंट एज्यूमिंग नो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन्ड। मतलब ठीक है, पूरा का पूरा एक्सपेंस ऑफ कर दिया है, उसका मेंटेन नहीं किया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। अकाउंट मेंटेन जो होगा वो किस तरह से होगा? पहला हमारा अकाउंट होगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट। लेकिन याद रहे लास्ट वर्डिंग क्या है? नो लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन। मेंटेन मतलब क्या है? इसको हमेशा क्लोज कर दिया जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री से। तो जब आप पेमेंट करते हो, कौन सी पेमेंट कर रहे हो? 10th जून। पहले 18th को किया, फिर 19th को किया, फिर 20 को किया, 21 को किया। ये बैंक से आपने पे किया होगा, कितनी अमाउंट की होगी? 3,000 रुपीज ईच ईयर। तो इसको क्लोज कैसे करना है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कब करोगे? एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर 31st दिसंबर है तो हर साल इसको क्लोज कर दोगे तो आपकी बैलेंस शीट में ये फिगर नहीं आएगा।
अगर आप पी एंड एल अकाउंट की बात करते हो तो पी एंड एल अकाउंट कैसे दिखेगा? ऑफ कोर्स सेम चीजें, 31 दिसंबर 18, 19, 20, 21, टू JLP अकाउंट 3000। ये पी एंड एल अकाउंट का एक्सट्रैक्ट है, कंप्लीट नहीं है। अब बात करते हैं सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू क्या हुआ कि 3600 था 21 में, और ब्लैक कब रिटायर हुए? 2022। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पॉलिसी को क्या कर देंगे, सरेंडर कर देंगे। कितना रुपया आएगा? 3600 रुपीज। तो ये जो हम अकाउंट बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? JLP अकाउंट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। अपने जो अकाउंट पहले नील किया है उसी को आप आगे भी बढ़ा सकते हो। इट इज ऑल्सो ए जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये प्रीमियम अकाउंट है। उसके बजाय कौन सा अकाउंट हमें क्रिएट करना है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। यहाँ पर कितना रुपया आएगा? बाई बैंक अकाउंट पॉलिसी सरेंडर 3600, 15 अप्रैल 20। कंसेप्ट कितना है कि उसी दिन पार्टनरशिप रेशियो के आधार पर टू कैपिटल अकाउंट कितने पार्टनर्स है? पार्टनर है RWB, रेड व्हाइट एंड ब्लैक। कितना शेयर था? 5:3:2। चलिए, तो इनको 1800 रुपया क्रेडिट दे देंगे, इसको 1080 और इसको 720। सो दिस वाज वेरी सिंपल। कंसेप्ट क्या था इसमें? कुछ नहीं, जो सरेंडर वैल्यू आई, आपने पूरे साल इसको बैलेंस शीट में कहीं नहीं रखा है, एंट्रीज आपने रिवर्स कर दी थी एट द एंड ऑफ द ईयर। तो अब जो भी पैसा आया है वो आपने पार्टनर्स को दे दिया, मैटर एंड्स। तो चलिए, ये इलस्ट्रेशन कंप्लीट होता है और अब आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 की ओर। Red, white, and black said profit and losses in 5:3. They took a joint lab policy in 18. Same चीजें हैं। The surrender value of the policy on 31st December, various year. Okay, Black retires on 15th April 22. Prepare ledger account assuming joint lab policy account is maintained on surrender value basis. चलिए, यहाँ पर हमें कुछ काम करना है। तो जॉइंट लैब पॉलिसी जो अकाउंट है उसको सरेंडर वैल्यू पर हम मेंटेन कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। आपने जब पेमेंट किया है, कौन सी तारीख को किया होगा? 10th जून। 18th को कितना रुपया पेमेंट किया है? 3000 रुपीज। ऑन 31st December 18 क्या कर रहे हैं हम? बाय P&L कितनी राशि हमें लानी है? यहाँ पर देखेंगे 2018 में नील है, मतलब कोई सरेंडर वैल्यू नहीं है, पूरा का पूरा रुपया आपको दे देना है। तो ये पूरा का पूरा 3000 हम लाएंगे और इसको क्लोज कर देंगे। 10th जून 19 को हमने पेमेंट किया 3000 रुपीज से। 31st December 19 को क्या करेंगे? बाय P&L कितना रुपया लाएंगे? सरेंडर वैल्यू को माइनस करके। सरेंडर वैल्यू कितनी है? 900। तो यहाँ पर आपको 2100 रुपीज ही करना है, P&L से लाना है।
तो 900 रुपीज हमारा बैलेंस बच जाएगा। इस 900 रुपीज को हम अगले साल कैरी फॉरवर्ड करेंगे 1 जन 20 को ड्यू बैलेंस that will be 900। अभी जो बैंक 3000 रुपया और पेमेंट करो, कौन सी 10 जून 20 को कितनी बची है 2000 रुपया सरेंडर वैल्यू। शो बाय P&L बाय बैलेंस कैरी डाउन 2000। तो 1019 मतलब 1900 रुपीज विल बी द टेकन फ्रॉम द P&L। ये 2000 रुपया कैरी फॉरवर्ड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से दिनांक को 1 जन 21 को। अभी और पेमेंट करेंगे 10 जून 21 को 3000 रुपया। ये 5000 रुपीज बनेगा। सरेंडर वैल्यू कितनी है 3600। बाकी का बाय P&L से आप लाएंगे 1400। जैसे ये सरेंडर वैल्यू बढ़ जा रही है, ये हमारा खर्चा कम होता है। अभी क्या करना होगा, सिंपल है, आगे कुछ हमें करना नहीं है। हमें सिर्फ ये बैलेंस अकाउंट बनाना था, प्रिपेयर लेजर अकाउंट एज्यूमिंग JLP इज मेंटेन ऑन सरेंडर वैल्यू बेसिस। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कौन सी एंट्री आएगी, अब देखेंगे। पहले साल 3000, फिर पहले साल 3000, फिर 2100, फिर 1900 मतलब 1900, और उसके बाद 1400 जो है वो P&L के अंदर एंट्रियास आएगी। सो दिस इज हाउ दिस मेंटेन्ड। ये सिर्फ समझाने के लिए है, इसका उपयोग जो है फुल फ्लेज सम इसके ऊपर नहीं आएगा। आपको जो 10, 15 या 20 मार्क का क्वेश्चन पूछेंगे उसका एक पार्ट होगा, तो इसको आपको उस तरह से ट्रीट करना है। यहाँ पर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लीजिए। 31 दिसंबर 2021 को ये एक्सपेंसेस कम हो रहा है क्योंकि हम सरेंडर वैल्यू के बेस पर ये मेंटेन कर रहे हैं। So illustration number 9, A, B, C are in partnership, sharing profit and losses at the ratio of 5:3:2. The balance sheet of the firm on 31st December 21 goes as follows. कैपिटल दिया हुआ है अभी का, बैंक लोन है, ट्रेड पेएबल्स है, शंड्री फिक्स एसेट्स है, इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी है और बैंक भी है। चलिए, ऑन 1 Jan 22, यस ओल्ड रेशियो जो है वो कितना है 5:3:2। अभी क्या हो रहा है देख लेते हैं। ए वॉन्ट्स टू रिटायर, मतलब ये मिस्टर ए जो है वो रिटायरिंग पार्टनर है। बी एंड सी एग्रीज टू कंटिन्यू एट 2:1, मतलब ये 2/3 एंड ये 1/3 हिस्सा लेकर कंटिन्यू कर रहे हैं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाज टेकन ऑन फर्स्ट 2017 for 1 lakh and its surrender value on 31st 21 is 25,000। यहाँ पर हमारे बैलेंस शीट में ये वैल्यू 20,000 दिखाई दे रही है।
So there is a gain of 5,000 rupees. For the purpose of A's retirement, goodwill was raised for rupees 1 lakh. चलिए तो इसका बाइफर्केशन करेंगे. Sundry fixed asset was revalued for 1 lakh 10,000. Also, they agreed to bring necessary cash to discharge 50% of the A's claim to make the bank balance rupees 25,000 and make their capital proportionate. Okay. Prepare necessary journal entries to give the effect in capital account of the partner. हमें जर्नल एंट्रीज देने के लिए कहा गया है सिर्फ, लेकिन ये सारा वर्किंग करने के लिए हमें और नोट्स बनानी पड़ेगी. यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें ये कहा गया है कि प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल्स टू गिव द इफेक्ट इन कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर. मतलब बैलेंस शीट को एज इट इज रखना है, बैलेंस शीट विल नॉट चेंज. तो जो भी हम वर्किंग करेंगे उसका इम्पैक्ट कहाँ देंगे, बी एंड सी के पार्टनरशिप अकाउंट में. अब दोनों को कितना पे करना है और ए को कितना मिलने वाला है उसका हमें वर्किंग करना है. ये आप इलिस्ट्रेशन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है. बहुत ही बढ़िया बनाया है, इसका जो आंसर है वो एक्सीलेंट तौर पर बनाया गया है. तो चलिए हम समझते हैं वर्किंग नोट नंबर 1. सबसे पहले हम बात करते हैं गेनिंग रेशियो की, तभी हमें पता चलेगा कि कितना वैल्यू जो है गुडविल का किसके पास से लेना है. तो 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी. ओल्ड रेशियो 5:3:2. न्यू रेशियो 2:1. गेन एंड सेक्रीफाइस. तो सेक्रीफाइस तो जाहिर है ए का है 5/10, दैट इज 1/2. 50% भी आप कह सकते हो. तो कुल मिलाकर अगर गुडविल 1 लाख का तय किया गया है तो ए को 50,000 रुपीज मिलना चाहिए. कितना रुपया किसके पास से लेंगे वो आगे हम देखते हैं. चलिए अब इनके गेन रेशियो को निकालते हैं. गेन रेशियो कितना है बी का, 2/3 - 3/10. 2/3 - 3/10 अगर हम 30 का बेस बनाते हैं तो ये दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, ये दोनों को 3 से -9, 11/30. ये बी का था. अब सी का, सी को मिला है 1/3 -2/10. तो ये 30 का बेस बनाते हैं तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर 3 से, तो ये 4/30 होगा. सो व्हाट इज द गेनिंग रेशियो. गेनिंग रेशियो जो है ये बी और सी का 11/4 है. ओके. तो एक हमारा ये वर्किंग नोट बन गया. अभी एक और वर्किंग नोट हम बनाते हैं, और वो वर्किंग नोट किस लिए है कि भाई ए को पेमेंट कितना करना है. पेमेंट टू बी मेड टू ए. जाहिर है उसकी कैपिटल तो हमें उसकी देनी ही होगी. हमने और कोई वर्किंग नहीं किया है अब तक, तो पहले सोच लेते हैं कि पूरा कैपिटल वापस करना है. तो 50,000 विल बी द कैपिटल. अब रिवैल्यूएशन की बात करते हैं. रिवैल्यूएशन में सिर्फ 2 ही चीज हमें दी गई है. कितनी दी गई है, एक तो हमें सन्ड्री फिक्स एसेट में 30,000. यहाँ पर हमें यह कहा गया है कि भाई सिर्फ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को चेंज करना है. उसका मतलब क्या है, बैलेंस शीट को इम्पैक्ट नहीं करना है. तो इसकी सिर्फ हम नॉशनल वैल्यू ले लेंगे. भाई 1,10,000 अगर आप तय करते हो -80,000 आप करते हो तो दैट विल बी 30,000 इफेक्टिव. ये फिक्स एसेट का था. दूसरा चेंज कहाँ हुआ, दूसरा चेंज जॉइंट लाइफ पॉलिसी में हुआ जिसकी वैल्यू 25,000 है.
minus 20,000, so it is a 5,000. अभी गुडविल की टोटल वैल्यू यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। तो गुडविल 1,00,000 का है, तो हमें पता चल जाएगा कि ऑलरेडी कितना रुपया इनको मिलना चाहिए। सो टोटली 1,35,000 का ग्रॉस इंक्रीज है। उनमें से ए का हिस्सा कितना है? ए शेयर इज 5/10। तो ये कोई लॉस तो कहीं पर भी नहीं है। तो 135 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 67,500। टोटल पेमेंट कितना करना पड़ेगा? टोटल पेमेंट 50,000 कैपिटल है, 50,000 प्लस 67,500, तो ये टोटल पेमेंट ए का हो गया 1,17,500। लेकिन यहां पर क्या लिखा है आगे? Sundry fixed asset was revalued for 1,10,000. They agreed to bring necessary cash to discharge 50% of the A's claim. मतलब A को 50% कैश पे करेंगे और बाकी का जो है that will be treated as a loan. तो यहां पर आप देखेंगे इसको कैश पेमेंट कितना करेंगे? 117,500 divided by 2, 58,750. लोन फ्रॉम ए वो कितना बनेगा? 58,750। तो एक हमारी ये जर्नल एंट्री बनेगी। अभी हमें एक और चीज समझनी है कि ए जो है उसको कितना रुपया में एक्स्ट्रा देना है? 67,000। तो ए विल गेट 67,500, लेकिन ये पैसा कहां से आएगा? फ्रॉम बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 11:4। तो ये कितना रुपया देंगे? So 49,500 from the B and C जो है वो रिमेनिंग अमाउंट देंगे, that is 18,000 रुपीज। तो एक हमारी जर्नल एंट्री ये बन जाएगी। अभी हमें एक और कैलकुलेशन करना है। वो किस चीज का करना है कि भाई कितना फंड लाना पड़ेगा। मेटर जो आप अगर देखेंगे कि यहाँ पर बैलेंस शीट की साइज क्या है, इसको एज इट इज रखना है, हमें कुछ इसमें चेंज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कैपिटल अकाउंट में से ये पूरा हैंडलिंग होगा। सो टोटल एसेट एज पर बैलेंस शीट, यहाँ फिगर सीधा उठा के लेंगे 1,90,000, क्योंकि इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। एड एक्स्ट्रा बैंक बैलेंस, कितना करना है बैंक बैलेंस? यहाँ पर 10,000 है, 15,000 करना, तो ये 15,000 हो गया। तो ये कुल मिलाकर 2,05,000 हमारा टोटल एसेट हो गया। अब ये टोटल एसेट में से हम लायबिलिटी साइड को माइनस करते हैं। कितनी लायबिलिटी माइनस होगी? बैंक लोन 40,000, ट्रेड पेएबल 30,000, ए की जो लोन में कन्वर्ट हुआ है 58,750। तो ये तीनों को हम टोटल करके एसेट में से माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें कितनी कैपिटल मेंटेन करनी है एज पर द इलस्ट्रेशन। अगर इतनी कैपिटल हमें रखनी है तो बी एंड सी कौन से प्रोपोर्शन में रखेंगे? 2/3, 1/3। तो कितना दोनों का हिस्सा होगा?
बी का होगा 50833 एंड रिमेनिंग फ्रॉम द सी 25,417। ये इस तरह से हमें मेंटेन करना है। तो ये मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि हमें कितना रुपया लाना है। तो आप देखेंगे कि बी और सी को इतनी कैपिटल मेंटेन करने के लिए कितना रुपया लाना पड़ेगा, उसका हिसाब हम कर लेंगे। बी और सी को कितना पे करना है, दो चीजें करनी है। एक तो जो भी एप्रिसिएशन हुआ है एज वेल एज गुडविल, तो वहां पर भी वो पे करेंगे इन द रेशियो ऑफ 11/15 एंड 4/15। साथ में इतनी कैपिटल तो उनको मेंटेन करनी भी। तो अगर हम बी और सी के कैपिटल का हिसाब करते हैं, कैपिटल बी एंड सी, ओपनिंग कितनी है 40,000 एंड 30,000। उनमें से माइनस कितना होगा जो कि उनको देना है ए को 49,500 एंड 18,000। उनको कैश इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, कितना वो हम देखेंगे क्योंकि वो हमारा बैलेंसिंग फिगर है। हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस का फिगर आ चुका है। क्लोजिंग बैलेंस कितना है 50833, 25,417। तो चलिए अब हिसाब लगाते हैं। $50833 minus 40,000 plus 49,500, ये हो जाएगा 60,333। इन केस ऑफ सी 30,000 माइनस 18,000 है, माइनस 25,417, तो इनको 13,470 रुपया लाना है। ये हमारी तीसरी जनरल एंट्री बनेगी। आई होप आपको ये दिमाग में आ गया होगा। इसका वर्किंग मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। हम पहले इनका जनरल एंट्री डाल देते हैं।